हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 और आज का अपना पहला टॉपिक है स्ट्रिंग कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कांस्टेंट मोशन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने रॉड कांस्टेंट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट। फर्स्ट, सबसे पहले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, फिक्स होती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए क्या होनी चाहिए बेटा? फिक्स होती है। राइट। सेकेंड, डज नॉट ब्रेक। ठीक है ना, कहीं से वो टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन एक्सटेंसिबल। ठीक है ना, मतलब उसमें खिंचाव नहीं होनी चाहिए। इन एक्सटेंसिबल। विल नॉट स्लैक। रस्सी आपकी ढीली नहीं होगी। ओके, स्लैक। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब जैसे होता है ना रबर, एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। विल नॉट स्लैक, और रस्सी आपकी ढीली भी नहीं होनी चाहिए। राइट। मान लीजिए ये पॉइंट पे कोई ब्लॉक लगा रखा है आपने और उसको ये स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक लगा रखा है आपने। राइट। और ये है आपका बी, ए है पॉइंट, ए ब्लॉक, ये आपका है बी, ये आपकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। राइट। यदि हम इसको x आगे ले जाते हैं या इसको इस तरफ ले जाते हैं x डिस्टेंस पे, तो हर केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। राइट। अगर इस ब्लॉक को आप ऐसे ला रहे हैं तो इसमें रस्सी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल मतलब उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए और रस्सी ढीली भी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इसकी जो लेंथ है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। इस रस्सी की लेंथ क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। राइट। तो इससे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to velocity of separation is equal to 0। is equal to क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। राइट। जब इसकी लेंथ फिक्स होगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। राइट। नोट कर लो। चलो यही से करते हैं, नोट कर लीजिए। इस तरीके का बेटा आपके पास अरेंजमेंट है और यहाँ पे एक पुली है। इस पुली से आपने 2 मास लगा रखे हैं। एक है ब्लॉक 1, एक है ब्लॉक 1 और ये ब्लॉक आपका नंबर है 2। राइट। इसका रेडियस है इस पुली का कैपिटल आर। क्या बेटा? कैपिटल आर।
इस पुली की यहाँ से डिस्टेंस है एक्सपी, ओके। डिस्टेंस ऑफ पुली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, एक्सपी है, राइट। और इस ब्लॉक 1 की यहाँ से जो डिस्टेंस है बेटा वो है x1, और ये आपके ब्लॉक 2 की यहाँ से जो डिस्टेंस है इस सरफेस से वो है x2। कितनी है, x2, राइट। तो इस पूरे केस में हमें ये वाली स्ट्रिंग को कंसीडर करना है, राइट, इस वाली स्ट्रिंग को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है xp, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x1। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आप लोग x1 माइनस xp, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, x1 माइनस xp, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1 माइनस xp यहाँ, ठीक है। और ये रस्सी इस पुली के ऊपर है, तो ये आपका इतना जो हिस्सा हुआ वो सेमी सर्कुलर का ये वाला आर्क हो गया, राइट। अब जानते हो पूरे सर्कल में टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। तो इस सेमी सर्कुलर वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू आर होना चाहिए, ठीक है, पाई इंटू आर हो जाएगा। और उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस देखो, यहाँ से अब तक x2 है, ये xp है, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस xp, x2 माइनस xp, राइट। चलिए अब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है या फिक्स है। क्या बेटा, कांस्टेंट है या फिक्स है। देखिए ये पूरी रस्सी की लेंथ है, ये है आपका x1 माइनस xp, यह आपका डिस्टेंस है पाई इंटू आर, प्लस ये डिस्टेंस है आपका x2 माइनस xp। टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ है मैंने वो लिख दी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx1 बाई क्या आ जाएगा, dt, माइनस dxv बाई क्या आ जाएगा बेटा, dt। पाई आर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx2 बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dxp बाई क्या हो जाएगा बेटा, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0, कॉन्स्टेंट का 0। आइए ऊपर देखते हैं, ठीक है। देखिए dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt को एक साथ रखते हैं, और देखिए dxp बाई dt 2 टाइम्स है, 2 बार है, और इसको उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू dxp बाई dt, 2 इंटू dxp बाई dt। ये x1 है, जब हम पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 को मान लेते हैं v1, प्लस ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2, 2 इंटू ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, पुली। तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पुली क्या हो जाएगा, यदि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और वेलोसिटी ऑफ पुली मान लीजिए vp है, तो उन सभी में आपस में क्या रिलेशन होगा, vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। और v1 और v2 को विथ डायरेक्शन आपको लेना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट v1 and v2 विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ रखने का मतलब बेटा ये है कि यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसको प्लस ले लेना, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को प्लस और एक को माइनस ले लेना, ठीक है ना।
इसी तरीके से ये फार्मूला यदि हम इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 बाई 2, a1 प्लस a2 बाई 2। इसमें भी a1 और a2 को क्या कैसे लेंगे, विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन। चलो नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये बेटा पुली है, एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक, राइट। इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पुली का वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी ये आपको पता करना है, ये भी फाइंड करना है, तो राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम बोलोगे सर अभी आपने स्प्रिंग कांस्टेंट में बताया कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू होता है v1 प्लस v2 बाई 2। तो देखिए ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है। तो जिस भी डायरेक्शन को आप ले रहे हो, ठीक है, इसको पॉजिटिव मान लो चाहे माइनस मान लो, आपकी मर्जी। चलो ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान ले, ऊपर में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस मान लो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली रखो -2, v1 कितना है -1, v2 कितना है -v, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। देखो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 में, चलो ठीक है मैं बाद में कैंसिल करता हूँ। 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू -1 - v, v को उस तरफ ले जाओ, 4 को इस तरफ आओ, 4 - 1, तो v इक्वल टू क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस बार पुली जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये है बेटा आपका 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। चलो क्या फाइंड करना है आपको, v फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि सर हमें एक डायरेक्शन को प्लस लेना है और एक डायरेक्शन को माइनस लेना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस ले लेते हैं। अगेन वही यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या है v है, v1 कितना है आपका नीचे की तरफ है -1, v2 ऊपर की तरफ है तो +5 डिवाइडेड बाई 2। क्या इसको सॉल्व कर लोगे तो 4/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। चलो अगला एग्जांपल देखो।
इस बार सभी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। आपको एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक फाइंड करना है बेटा। आप लोग ट्राई करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इस बार इस ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। हो गया? चलो अब बोलोगे सर एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 बाई 2। एक डायरेक्शन को प्लस ले लेना, एक डायरेक्शन को नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन को माइनस। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर की तरफ है +3, ये भी ऊपर की तरफ है 1 ले लो, ये भी ऊपर की तरफ है तो प्लस ही ले लो बाई 2। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस a, 1 उधर जाके माइनस करो, a इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसमें लगाते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2 बेटा, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली है अपर डायरेक्शन में +2, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -2, ये अपर डायरेक्शन में तो +a और डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 जब कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -2 प्लस a, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो बेटा नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इस पुली से एक ब्लॉक लगा रखा है हमने। इसके बाद यहाँ पे इसमें एक वापस एक पुली है, इसमें 2 ब्लॉक हैं आपके, एक है M2, ये M1 है, ये M2 है, ये आपका M3, ये क्या है आपका M3, राइट। चलिए तो सबसे पहले इस कंडीशन के लिए देखिए आपको स्ट्रिंग में टेंशन भी फाइंड करना होगा और तीनों ब्लॉक का क्या फाइंड करना होगा, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 वेरिएबल हो जाएंगे, राइट। 4 वेरिएबल हो जाएंगे तो हमारे पास कम से कम कितनी इक्वेशन होनी चाहिए 4 इक्वेशन होनी चाहिए। Find tension in string
and acceleration of each block, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलिए बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए इस बार ये पुली जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो ब्लॉक M2 और M3 का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A3 मान लेते हैं, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन T1। यदि यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा T, यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा T। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2T, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2T, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना हो जाएगा बेटा 2T, राइट। यहाँ पे भी टेंशन कितना हो जाएगा आपका 2T, समझ आया। चलो यहाँ पे भी टेंशन होगी आपका 2T। हाँ एक चीज़ यहाँ पे M1G नीचे की तरफ और M2G नीचे की तरफ लगेगा और M3G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि उसका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसके वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है mg, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बेटा कंप्लीट हो चुका है। आइए अब इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन लिखते हैं बेटा। तो सबसे पहला इक्वेशन इसको देखिए, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे टेंशन है 2T, M1G नीचे की तरफ है, तो 2T ज़्यादा होगा तो F नेट इज इक्वल टू मास इंटू क्या यूज करेंगे एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे सर 2T ज़्यादा है तो 2T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1, M1 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, M2G नीचे की तरफ है, T ऊपर की तरफ है, तो M2G क्या होगा इस बार ज़्यादा, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A2, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M3G माइनस T इज इक्वल टू M3 इंटू A3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। बेटा हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, अगर आप इक्वेशन लिखना सीख गए तो इक्वेशन को सॉल्व करके आप बड़े आराम से आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमारे पास वेरिएबल 4 है, हमारे पास इक्वेशन 3 तो आ गई। अब फोर्थ इक्वेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बेटा हम स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करेंगे। देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करोगे तो आप बोलोगे सर देखिए इसका एक्सेलरेशन A1 से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये जो हो यहाँ पे इस पुली का एक्सेलरेशन A1 होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों ब्लॉक भी नीचे की तरफ है A2 और A3, इनका एक्सेलरेशन है, तो वहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू, हम पहले फार्मूला लिख रहा हूँ A1 प्लस A2/2, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली अपना कितना है A1 है, और इसका एक्सेलरेशन है A2, इसका एक्सेलरेशन है A3/2, ठीक है ना। ये तो आपका फार्मूला है, ठीक है ना, ये आपका क्या फार्मूला जो मैंने प्रीवियस पीछे पढ़ाया अभी। तो ये आपकी बेटा हो गई फोर्थ इक्वेशन, और इन सभी चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T, A1, A2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशंस we will get tension A1, A2 and A3, right? ठीक है बेटा नोट कर लो।
एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस पुली के साथ एक ब्लॉक लगा रखा है हमने, कैपिटल एम बीटा। ठीक है, ये इस पुली के साथ दो ब्लॉक हमने लगा रखा है, 10 kg और 20 kg का। ये आपकी पुली फिक्स है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये 10 kg का ब्लॉक है, 20 kg का ब्लॉक है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको साफ साफ बना देते हैं। ये 20 kg का ब्लॉक है। फाइंड कैपिटल M such that (20 kg) block is at equilibrium. ठीक है, find M such that 20 kg block is at equilibrium. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए, नोट कर लिया आपने? चलो इसका हम लोग एफबीटी बनाते हैं बेटा। देखिए आपका ये पुली जो है फिक्स है, ठीक है, तो ये 20 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? देखिए, और 20 kg ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, ऊपर है टेंशन T, नीचे हो जाएगा mg मतलब 200 न्यूटन। जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं अभी, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ, राइट, ए, इसमें भी टेंशन हो जाएगा T और नीचे कितना हो जाएगा 100 mg। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन हर जगह क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T, तो ऊपर कितना टेंशन हो जाएगा? 2T। ऊपर कितना टेंशन हो जाएगा बेटा? 2T। चलो ठीक है, अब पहले यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं। देखिए इस ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो T इक्वल टू डायरेक्ट हो गया 200 न्यूटन। T इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 200 न्यूटन। आपका पहला एक टेंशन आ गया। यहाँ पे लगाते हैं न्यूटन्स लॉ। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, T ऊपर की तरफ, तो T जाता होगा, तो T माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T की वैल्यू है 200, तो 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 इंटू ए इज इक्वल टू हो गया 100 बाई 10। 10 10 जा कितना हो गया बेटा? 100। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा आपका? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। चलिए देखिए इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन है 0, ये 10 आ गया। तो क्या हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? बोलो यस, ऑफकोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एक्सेलरेशन पुली का मान लेते हैं, चलो एक्सेलरेशन ऑफ पुली मान लेता हूँ, राइट। तो देखिए अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट।
इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 10, इसका एक्सेलरेशन है 0/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका एम जी मतलब कैपिटल M इंटू जी, और यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा 2T, यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा बेटा 2T। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं इस आपके कैपिटल M ब्लॉक की तरफ। देखिए इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑफकोर्स mg यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा होगा। यदि आप न्यूटन्स लॉ लगाते हो तो mg माइनस 2T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया 5, g की वैल्यू हम 10 लेंगे तो m इंटू 10 माइनस 2 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है आपकी 200 इज इक्वल टू 5 इंटू एम। 5m को इस तरफ लाइए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो 10m माइनस 5m इज इक्वल टू हो गया 400, तो 5m इज इक्वल टू कितना आ गया 400 बेटा। तो m इज इक्वल टू आ गया आपके पास 400/5, 5 8 जा 40, कैपिटल M आ गया बेटा आपके पास 80 kg। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम स्प्रिंग कांस्टेंट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट, ठीक है। वेज कांस्टेंट में सबसे पहले आइए हमको बताते हैं आपको एजम्पशन, कौन कौन से एजम्पशन होते हैं। सबसे पहला आपका वेज या जो ब्लॉक है, ठीक है, रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब शेप साइज ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए अनचेंज्ड होनी चाहिए। रिजिड का मतलब क्या हो गया बेटा शेप साइज ज्योमेट्री अनचेंज्ड। ठीक है, ये पहला एजम्पशन हो गया। सेकेंड, दे विल बी रिमेन इन कॉन्टेक्ट। जो बेस या ब्लॉक होंगे हमेशा किस में रहेंगे बेटा कॉन्टेक्ट में रहेंगे। दे विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट। इस तरीके से बेटा आपका वेज है, और मान लेते हैं इस पे कोई ब्लॉक लगा रखा है आपने इस तरीके से। ये आपका ए है, ये आपका बी। देखिए ये आपका कॉमन सरफेस है, और इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, राइट। देखिए रिलेटिव मोशन जो होगा आपका इस परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग अलाउड नहीं होगा। रिलेटिव मोशन सिर्फ इस सरफेस के अलॉन्ग अलाउड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव मोशन इज
allowed along this कॉमन सरफेस होता है, along this कॉमन सरफेस, इस कॉमन सरफेस के along आपका रिलेटिव मोशन अलाउड होगा। बट ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस है, इसके along आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ये है आपका परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस, नो रिलेटिव मोशन इज अलाउड, कोई रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं होगा बेटा। इसका मतलब ये हो गया x रिलेटिव इज इक्वल टू है 0, v रिलेटिव इज इक्वल टू है 0 एंड आपका a रिलेटिव इज इक्वल टू है 0, राइट। अब देखिए v रिलेटिव 0 का मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vb। a रिलेटिव 0 का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ b, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि both blocks will have सेम वेलोसिटी, ठीक है ना। दोनों ब्लॉक्स के पास क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी एंड दोनों के पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम ही होगा। both blocks will have same acceleration, ठीक है, along perpendicular to common surface, ठीक है ना। ठीक है ना, ये कहाँ पे होगा बेटा आपका, along perpendicular to common surface। इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर में आपका दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी भी सेम होगा और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, सेम, ठीक है। तो ये था वेज कांस्टेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लो। चलो बेटा इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। ये आपका जो एग्जाम्पल है वेज कांस्टेंट से रिलेटेड है। ये एंगल थीटा है, इसका मास है कैपिटल एम बेटा, ठीक है। ये आपका ब्लॉक है ए, एक दूसरा ब्लॉक है और उसका मास है बेटा स्मॉल एम, इसको नाम दे दिया हमने बी।
इसको नाम दे दिया हमने बी। ये आपका सरफेस कैसा है, स्मूथ है बेटा, ये जो सरफेस गिवन है स्मूथ सरफेस है। और इसको, इस वाले ब्लॉक को एक वर्टिकल पाइप में फिक्स कर दिया गया बेटा। वर्टिकल पाइप पे फिक्स करने का मतलब क्या हुआ बेटा कि इस ब्लॉक का इस तरफ कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये ब्लॉक ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। इसको आपने इस तरीके से वर्टिकल पाइप में फिक्स कर दिया, ठीक है। वर्टिकल पाइप फिक्स कर दिया आपने, फिक्स्ड वर्टिकल पाइप। वर्टिकल पाइप में इसको आपने फिक्स कर दिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ पे दो ब्लॉक दे रखे हैं, ये एंगल थीटा है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है, इसको वर्टिकल पाइप में फिक्स कर दिया गया है ताकि इसका इस तरफ या इस तरफ कोई मोशन नहीं होना चाहिए। और ये आपका सरफेस स्मूथ है, ये ब्लॉक ये है, इसका मास है कैपिटल एम और ये एंगल थीटा है। चलो बेटा क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एबीडी बनाते हैं, ठीक है ना। किसका एबीडी बनाते हैं सबसे पहले, पहले ब्लॉक ए का एबीडी बनाते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एंगल है बेटा थीटा, ठीक। देखो इस ब्लॉक का इस ब्लॉक से कांटेक्ट है तो वहां पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और इस सरफेस का इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट है तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल लगेगा। तो इस नॉर्मल को हमने बोल दिया बेटा एन डैश, और इस ब्लॉक का एम इंटू जी किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये है ब्लॉक ए। अभी हम ब्लॉक ए के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कांटेक्ट है इस नॉर्मल को हमने बोल दिया बेटा एन, क्या बोल दिया है एन। तो ये आपका नॉर्मल एन है। तो आप जानते हो बेटा कि देखो इस तरीके से नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे और वहाँ पे ये एंगल आपका भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा एन कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा बेटा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, ठीक है। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट, ये एंगल आपका थीटा होगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया, देखो एन डैश ऊपर की तरफ है, एन कॉस थीटा, और एम जी नीचे की तरफ है। तो एक आ गया एन डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस एन कॉस थीटा, ठीक है। और देखिए इस तरफ इस एक फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा, जो कि ब्लॉक ए को इस तरफ ले जाएगा। तो मान लेते हैं कि उस इस तरफ ले जाने वाला एक्सेलरेशन है ए, ब्लॉक ए को ले जाने वाला एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल ए। तो वहाँ पे हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ बेटा, क्या लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ। तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ लगाते ही एक इक्वेशन और आ जाएगी कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है। एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो ये वाला फोर्स इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए इस वेज या ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, राइट। चलो अब हम ब्लॉक बी का एबीडी बनाते हैं। ब्लॉक बी का तो आप बोलोगे सर ब्लॉक बी के लिए आपने इस ब्लॉक को एक वर्टिकल पाइप में फिक्स कर रखा है, ठीक है ना, ये जो ब्लॉक है वो वर्टिकल पाइप में फिक्स है, राइट। तो ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखो ऐसे है ना, तो यहाँ पे इस पे नॉर्मल लग रहा था परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा थीटा, इस तरफ और इस तरफ दो कंपोनेंट हो जाएंगे नॉर्मल के, कौन कौन हो जाएंगे बेटा, एन कॉस थीटा हो जाएगा इस तरफ और एन साइन थीटा हो जाएगा इस तरफ, राइट। नॉर्मल का हमने दो कंपोनेंट वहाँ पे फाइंड कर लिया, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, और इसका जो है इस ब्लॉक बी का स्मॉल एम इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लॉक इधर जाएगा वैसे ही ये ब्लॉक किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ तो जाने वाला नहीं है क्योंकि वो वर्टिकल पाइप में क्या है, फिक्स है। तो ये ब्लॉक नीचे आएगा तो मान लेते हैं उसका एक्सेलरेशन है बेटा बी, एक्सेलरेशन क्या है उसका बी मान लेते हैं, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन है बी, राइट। तो देखिए आप लोग सर एन साइन थीटा है एक फोर्स इधर वाला, तो इस पे ये वर्टिकल पाइप जो है एक नॉर्मल भी तो लगा रहा है ना, इसलिए तो रुका हुआ है, आप उसको मान लो एन डबल डैश, ठीक है। अब हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। तो सबसे पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए एक्स फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, एन कॉस थीटा आपका ऊपर की तरफ, एम जी जो है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ऑफकोर्स एम जी क्या होगा, जाता होगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे, तो एम इंटू जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमने इक्वेशन लिख लिया यहाँ पे। अब एक इक्वेशन और चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वेज कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों ब्लॉक को इस तरीके से बना लेते हैं, ये आपका ब्लॉक ए है, ये आपका ब्लॉक बी है, देखिए इस तरफ है ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन है इस तरफ, और ये जानते हैं कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा था वो बन रहा है एंगल थीटा, कितना बन रहा है बेटा, एंगल थीटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से हम दो कंपोनेंट लिखेंगे ए और बी के, तो पहले बी का कंपोनेंट लिखिए, इस तरफ आएगा बी कॉस थीटा और इस तरफ आएगा बेटा बी साइन थीटा। वैसे ए का कंपोनेंट लिखेंगे तो इस तरफ आएगा ए कॉस थीटा और इसके लॉन्ग आएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। देखिए बाई कॉन्स्टेंट, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता, मतलब कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो बेटा हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाई कांस्टेंट आपको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट इस तरफ है ए साइन थीटा और ब्लॉक बी का जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए टेन थीटा। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
राइट। हमें नॉर्मल तो फाइंड करना है नहीं, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इन सभी 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन ए और बी आ जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाय सॉल्विंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, we will get acceleration of block A is equal to mg upon m cot theta plus small m tan theta। और इस तरीके से बेटा आपका b आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B आ जाएगा mg tan थीटा ये ए की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे, mg tan थीटा अपॉन m cot थीटा प्लस m tan थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो बेटा इस तरीके से हमने वेज कांस्टेंट का एग्जांपल भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। और ये क्वेश्चन उतना टफ तो था नहीं, सिर्फ आपने हर एक ब्लॉक का एफबीडी बनाया और लास्ट में वेज कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। तो आपने उसके बाद 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ गई। राइट, नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।